हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कार्बन तथा इसके यौगिक चैप्टर से 50+ एमबीबीएस वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के 50 क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था, तो चलिए आज उससे आगे करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत ना हो दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके सामने में स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कहता है दोस्तों कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, जिनमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए नंबर में कि एक सिग्मा एक पाई बंधन है, दोनों सिग्मा आबंध है, दोनों जो है सिग्मा आबंध है। यहाँ पर दोनों दोनों ऑप्शन सेम है दोस्तों, और दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट आबंध है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। दोस्तों इथिलीन का सूत्र होता है C2H4, ठीक है। C2H4 होता है दोस्तों इसका सूत्र, और इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो चलिए इसका संरचना बना लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी, क्योंकि कार्बन को चाहिए 4, तो यहाँ पर 2 इधर से मिल रहा है और 2 इधर से मिल रहा है, तो दोस्तों 4 पुर जाता है। फिर इसको भी मिल रहा है इधर से, तो 4 पुर जाता है। तो इस प्रकार से इथिलीन का संरचना होता है दोस्तों। तो कहता है कि 2 आबंध, ठीक है, 2 आबंध यहाँ पर देख रहे हैं 2 आबंध है। तो 2 आबंध में कहता है एक सिग्मा है या एक पाई है या दोनों पाई है या दोनों सिग्मा है। तो दोस्तों यदि डबल बॉन्ड रहता है तो एक ठो होता है सिग्मा, एक ठो सिग्मा बॉन्ड होता है दोस्तों, और दूसरा होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। पहला सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है यदि डबल बॉन्ड रहता है। यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा दोस्तों तो बस सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, सिर्फ उसमें सिग्मा। यदि आपको दिया रहेगा ट्रिपल बॉन्ड दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड यदि रहेगा तो उसमें 2 ठो सिग्मा होता है दोस्तों, और बाद बाकी पाई होता है, ठीक है। 2 ठो सिग्मा होता है, उसके बाद बिचला जो होता है वह पाई होता है, ठीक है। 2 सिग्मा और 1 पाई होता है। इसी प्रकार से अगर 2 आबंध दिया है यहाँ पर 2 आबंध, तो 2 आबंध में एक ठो सिग्मा होता है दोस्तों, और एक ठो क्या होता है, पाई, एक ठो पाई होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सिग्मा और पाई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, ए सही हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो दोस्तों मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं, ठीक है, 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं दोस्तों। कैसे होता है कि मीथेन का संरचना होता है CH4, इस प्रकार से संरचना होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से संरचना जो होता है, तो यहाँ पर देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, यानी कि 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। दोस्तों कार्बोनिल समूह को COOH से द्वारा सूचित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है। दोस्तों एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच धातु में Fe रहता है, ठीक है, Fe जो कि आयरन कहलाता है दोस्तों, तो आयरन रहता है विद्वान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन है। तो दोस्तों निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन, हमने आपको बताया कि सहसंयोजक बंधन दोस्तों अधातु और अधातु के बीच जब अभिक्रिया होता है दोस्तों, अधातु में जब अभिक्रिया होता है तो सहसंयोजक बंधन बनता है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन भी अधातु है और क्लोरीन भी अधातु है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तब बनता है दोस्तों सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है एथेनॉल को। तो दोस्तों एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है, C2H5OH होता है एथेनॉल का सूत्र, और इसको H2SO4 के साथ दोस्तों 170 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। तो दोस्तों जब गर्म किया जाता है तो एथीन बनता है, जिसका परमाणु यहाँ पर सूत्र है दोस्तों एथीन बनता है C2H4, ठीक है, C2H4 बनता है दोस्तों। 2 ठो कार्बन को एथ बोलते हैं, और यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, इसका दोगुना है तो इसमें इन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा इथेन, ठीक है, एथीन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर एथीन बनता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि मीथेन किसका उदाहरण है। दोस्तों मीथेन जो है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। तो दोस्तों किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। तो 3 आबंध का मतलब ट्रिपल बॉन्ड किस हाइड्रोकार्बन में होगा। तो यह जांचने के लिए आपको CnH2n-2 सूत्र पे बैठाना पड़ेगा, ठीक है। इस सूत्र पे तो देखिए यहाँ पर n का मान 1 है तो यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन का मान 4 है। यदि इसमें n का मान 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 2 होगा, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कि यह नहीं होगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा दोस्तों, और इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। यदि आप 3 रखते हैं n का मान तो यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ पर 3 दूना क्या हो जाएगा 6 में से जाएगा 2, यानी कि 4। तो देखिए 3 रखे तो हाइड्रोजन का मान कितना आया 4, कार्बन का 3 हाइड्रोजन का 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, इसमें ट्रिपल, जब इसका संरचना बनाएगा तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक है। तो दोस्तों कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक है COOH, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है। तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है। तो सहसंयोजक यौगिक अधातु के बीच बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको दिया है ए नंबर में, ठीक है, मेथेन दिया है, यह जो है सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी धातु है, इसमें भी धातु है, इसमें भी धातु है, तो धातु अधातु के बीच तो विद्युत संयोजी बनता है ना दोस्तों, विद्युत संयोजी, ये सब विद्युत संयोजी हो गया और ये जो है यह सहसंयोजी हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है। तो दोस्तों युग्म समावयवी है। युग्म समावयवी कहने का मतलब कि दोनों किस जाति का है दोस्तों, एक ही जाति का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए C2H6 है, ठीक है, तो ये हो गया आपको एथेन, ठीक है, एथेन हो गया और यहाँ पर बेंजीन हो गया। तो एथेन और बेंजीन दोनों एक जाति का नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इथाइल अल्कोहल, यहाँ पर है आपको मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है, तो ये भी दोनों एक जाति का नहीं है दोस्तों। यहाँ पर CH4 मेथेन है और यहाँ पर एथेन है, तो इसके भी लास्ट में एन आता है दोस्तों और इसके भी लास्ट में एन आता है, यानी कि मेथेन एथेन, मेथेन और एथेन। तो यहाँ पर देखिए मेथेन एथेन जो है ये क्या हो जाएगा, मेथेन एथेन, ये युग्म समावयवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें क्या है। तो दोस्तों इनमें जो है 6 सहसंयोजक बंधन है या 7 सहसंयोजक बंधन है, 8 सहसंयोजक बंधन है, 9 सहसंयोजक बंधन है। तो दोस्तों यह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इथेन का जो है इसका संरचना सूत्र बनाना पड़ेगा। तो मान के चलिए 2 ठो कार्बन दे देते हैं, 6 ठो हाइड्रोजन कहता है तो 6 ठो हाइड्रोजन भी दे दिए, ठीक है, 6 ठो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन दे दिए और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, तो यानी कि 3 और 3 6 एक मिला के 7, ठीक है, तो 7 को बंधन हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं, ठीक है, 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है हाइड्रोकार्बन कौन है। हाइड्रोकार्बन कौन है। तो हाइड्रोकार्बन दोस्तों उसको बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित हो, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित हो, वह हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो देखिए कौन किसमें दोनों उपस्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित है, ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो दोस्तों एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है, जो कि आप भली भांति जानते हैं दोस्तों। 65 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व क्या है दोस्तों। तो कार्बनिक यौगिक में यदि कार्बन नहीं रहेगा दोस्तों तो खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो कार्बन का रहना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी नहीं, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन, ठीक है, कार्बन सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत संयोजक यौगिक है। तो इसमें विद्युत संयोजक यौगिक मांग रहा है दोस्तों। तो विद्युत संयोजक होने के लिए एक ठो धातु होना चाहिए और बाद बाकी अधातु होना चाहिए, ठीक है, धातु अधातु के बीच जो है विद्युत संयोजक बंधन बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी दोनों अधातु है, यहाँ भी दोनों अधातु है, यहाँ पर एक धातु एक अधातु है, यहाँ दोनों अधातु है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। धातु अधातु के मेल से विद्युत संयोजक यौगिक बनता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कोई प्रश्न कहता है दोस्तों कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। तो वही प्रश्न आ गया दोस्तों, कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व कार्बन है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक कैसे निकालते हैं। आयनिक यौगिक और विद्युत संयोजक यौगिक दोनों एक ही बात हुआ दोस्तों। तो धातु अधातु, तो यहाँ पर देखिए ये भी अधातु, 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 लेकिन ये धातु है और ये अधातु। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर आंसर हो जाएगा। धातु और अधातु दोनों के बीच विद्युत संयोजक और आयनिक बंधन बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। तो दोस्तों गैस जल में घुल करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि ब्यूटेनोन चतुर्कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है दोस्तों ब्यूटेनोन है, ठीक है, ब्यूटेनोन। तो देखिए मेथ एथ प्रोब्यूट, यानी कि 3 ठो कार्बन लेंगे तो ब्यूटेन बनेगा, ठीक है, तो मेथ एथ प्रोब्यूट है, उसमें नोन लगा हुआ है, तो यानी कि इसमें कीटोन का मूलक है, ठीक है, जैसे कीटोन लिखते हैं दोस्तों, कीटोन, तो कीटोन में जो है लास्ट में आता है ओन, कीटोन में क्या आता है लास्ट में ओन, ठीक है, ओन का मात्रा आता है। और यहाँ पर ब्यूटेनोन है, इसमें भी लास्ट में ओन का मात्रा आता है, ठीक है, तो ब्यूटेनोन में जो है कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है। तो कीटोन है, क्या है, कीटोन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है सी नंबर, ठीक है, सी नंबर में कीटोन दिया हुआ है, तो कीटोन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है। तो दोस्तों यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सी 20H42 जो है यह कमरे के ताप पर क्या रहता है, ठोस रहता है, ठीक है, C20 और H42, ठीक है, तो यहाँ पर C20 और H42 ये क्या है, हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है
कि जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है। दोस्तों वही प्रश्न आ गया फिर से, एथेनॉल, ठीक है, C2H5OH को जब H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो एथीन बनता है दोस्तों, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है C2H4 बनता है, ऑप्शन नंबर ए में एथीन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि अणुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समावयवी होंगे। तो दोस्तों श्रृंखला समावयवी का मतलब हुआ कि इसका स्थान सिर्फ चेंज होगा, कार्बन का स्थान जो है सो क्या होगा, चेंज होगा। जैसे 5 को कार्बन रहेगा दोस्तों, 5 कार्बन, तो कभी एक कार्बन जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से क्या होता है, स्थान समावयवी बनता है, ठीक है, श्रृंखला समावयवी बनता है। तो इस तरह से जो समावयवी बनेगा इसका C5H12 का, तो इसका समावयवी 3 ठो बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। समावयवता यदि पढ़े होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके आपको प्रदान करता है एथाइन देता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एथाइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एथाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्न में किसके जल अपघटन से मेथेन बनता है, ठीक है, निम्न में किसके जल अपघटन से मेथेन बनता है दोस्तों। तो Al4C3, ठीक है, Al4C3 के जल अपघटन करने से मेथेन गैस प्राप्त होता है, ठीक है, Al4C3 का अपघटन करेंगे, जल अपघटन, तो मेथेन गैस प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों धातु वेल्डिंग में जो है धातु को जब जोड़ते हैं दोस्तों, धातु का जब वेल्डिंग करते हैं दोस्तों, तो उसमें जो गैस प्रयुक्त होता है वो होता है एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो कि आप देख पा रहे हैं साफ साफ, कहता है दोस्तों कि विसरित सूर्य के प्रकाश में मीथेन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। यह क्वेश्चन एमबीबीआई है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब मेथेन की अभिक्रिया दोस्तों, मेथेन की अभिक्रिया जो है यहाँ पर मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश में होता है दोस्तों, तो वह कार्बन टेट्राक्लोराइड देता है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि बी नंबर ऑप्शन CCl4 देता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है एल्कोहल बनाने में शर्करा किण्वन किसकी क्रिया करती है दोस्तों। तो एल्कोहल बनाने में शर्करा का जो किण्वन होता है दोस्तों, तो वह किसकी क्रिया होती है, तो वह एंजाइम की क्रिया होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों, एंजाइम, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि अलेइक एस्टेरिक पामीटिक अम्ल है दोस्तों, यहाँ पर कुछ अम्ल दिया हुआ है, यह कहता है कौन सा अम्ल है। तो यह जो है अलेइक अम्ल और एस्टीएरिक अम्ल और पामीटिक अम्ल दोस्तों, यह वसीय अम्ल है, ठीक है, वसीय अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यह वसीय अम्ल है, ठीक है। तो याद करते जाइए प्रश्न को दोस्तों, और आपको पूरे चैप्टर का निचोड़ दिया जाता है दोस्तों, ताकि एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। तो जल्द से जल्द टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा दोस्तों। तो बने रहिए चैनल के साथ और हमें सपोर्ट करते रहिए दोस्तों इसी तरह। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से मीथेन किसका उदाहरण है। तो दोस्तों मीथेन जो है किसका उदाहरण है, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में कहता है दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हीरे में कार्बन परमाणु को बांध कर रखने से कौन सा बंध है। तो यानी कि हीरा में जो दोस्तों बंधन रहता है, हीरा में जो कार्बन परमाणु एक दूसरे से बंधन रहता है दोस्तों, हीरा में वह कौन सा बंधन रहता है, तो वह सहसंयोजक बंधन रहता है, ठीक है, सहसंयोजक बंधन के कारण ही वह जो है बंधा रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं। तो संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया। दोस्तों प्रथम बार जो है कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण जो है सो वोहलर ने किया था, ठीक है, वोहलर ने किया था, ठीक है, वोहलर ने किया था प्रथम बार, ठीक है, वोहलर वैज्ञानिक का नाम है, जो कि प्रथम बार यूरिया का संश्लेषण किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यह भी बीबीए क्वेश्चन है दोस्तों। तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ना बर्जिलियस ने किया था। किसने किया था, बर्जिलियस साहब ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पर रुझान डालते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। तो दोस्तों प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया को संश्लेषित किया गया है, जिसका अणुसूत्र होता है NH2CO, ठीक है, NH2CO, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कार्बनिक यौगिकों में तत्वों का संयोग आधार पर आया है। तो दोस्तों कार्बनिक यौगिक में जो तत्व एक दूसरे से संयोग करता है वह किस आधार पर करता है, तो उपसहसंयोजकता के आधार पर करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपसहसंयोजकता के आधार पर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है
कि वन ब्यूटेन तथा टू ब्यूटेन किस प्रकार के समावयवी है। तो वन ब्यूटेन और टू ब्यूटेन जो है स्थान समावयवी है, क्योंकि स्थान परिवर्तन के कारण जो है सो वन ब्यूटेन और टू ब्यूटेन बना है दोस्तों। यानी कि ब्यूटेन यानी कि डबल बॉन्ड जो है स्थान परिवर्तन हुआ, डबल बॉन्ड का स्थान पर एक पहले बार डबल बॉन्ड था तो वह 1 नंबर कार्बन के पास था, लेकिन दूसरे बार डबल बॉन्ड क्या हो गया, 2 नंबर कार्बन के पास चला गया, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, वन ब्यूटेन और टू ब्यूटेन। तो यह स्थान समावयवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्न में से कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों योगशील अभिक्रिया जो है एल्कीन प्रदर्शित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन जो है योगशील अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल जल में सबसे कम विलय है। तो दोस्तों जल में सबसे कम विलय ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया है कि मेथ एथ प्रो ब्यूट यानी कि ब्यूटेनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल जो है दोस्तों यह जल में सबसे कम विलय है। ठीक है, सबसे कम विलय है ब्यूटेनॉल। ठीक है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट दोस्तों यहाँ पर कहता है मेथ एथ प्रो ब्यूट। ठीक है, मेथ एथ प्रो ब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर ब्यूटेनॉल जो है दोस्तों वह एल्कोहल जल में सबसे कम विलय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि यहाँ पर मेथ एथ प्रो यानी कि एथेनॉल है। ठीक है, मेथ एथ यानी कि एथेनॉल है, और यहाँ पर देखिए मेथॉक्सी इथेन है। ठीक है, मेथॉक्सी इथेन है किस प्रकार के समावयवी है। तो यहाँ पर देखिए अल्कोहल है यानी कि ऑल यानी कि अल्कोहल ग्रुप है। यहाँ पर क्या है कि आपको दिया हुआ है ईथर का ग्रुप। तो अल्कोहल और ईथर ये दोनों क्रियाशील मूलक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रियाशील समावयवी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है, क्रियाशील समावयवी है ये। ठीक है, ये क्रियाशील समावयवी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि C60। ठीक है, कहता है C60 फुलेरिन की आकृति किस जैसी होती है। तो दोस्तों फुलेरिन की जो आकृति होती है फुटबॉल की तरह होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, फुटबॉल की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि आयोडीन को निम्न में से किस दर में घोलने पर टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यह जो है कहता है कि आयोडीन को निम्न में से किस दर में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है। तो टिंचर आयोडीन के लिए दोस्तों एथिल अल्कोहल यानी कि अल्कोहल में उसको घोलना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर एथिल अल्कोहल, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्कोहल में घोलना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहता है कि CH3OC2H5 पर का IUPAC प्रणाली में नाम के अनुसार क्या है। तो दोस्तों इसका IUPAC नाम मांगता है। तो सबसे पहले ये जो है वो जो है यह ईथर का ग्रुप है। ठीक है, ईथर। ठीक है, ईथर। तो ईथर को यहाँ पर मेथेन के साथ ले जाएंगे तो हो जाएगा मेथॉक्सी। ठीक है, मेथॉक्सी हो जाएगा। ईथर का क्या लगता है, ऑक्सी लगता है। ठीक है, ऑक्सी। तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, और यहाँ पर है इथेन। ठीक है, इस साइड इथेन है दोस्तों, यहाँ पर इथेन है, तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, मेथॉक्सी इथेन। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों में कौन समझात है। तो दोस्तों समझात यहाँ पर दिया हुआ है मेथिल अल्कोहल और डाइथाइल ईथर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल और डाइथाइल ईथर। दोस्तों यह क्या है, समझात है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है डल्टा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो डल्टा में जो अम्ल उपस्थित रहता है वह दोस्तों संतृप्त होता है। क्या होता है, संतृप्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, संतृप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि वन ब्यूटेन और टू ब्यूटेन वन प्रोपेन प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो यह जो है श्रृंखला समावयवता को प्रदर्शित करता है। क्या है, करता है श्रृंखला समावयवता को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट उत्पन्न सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों उच्च अल्कोहल के जो सोडियम लवण होते हैं वह आपको कहलाते हैं अपमार्जक। ठीक है, अपमार्जक कहलाते हैं डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर कहलाते हैं अपमार्जक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है एल्डिहाइड की श्रेणी में यौगिकों के निम्नलिखित में से कौन क्रियाशीलता समूह विद्यमान होता है। ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड में जो है आपको CHO क्रियाशील मूलक विद्यमान रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, एल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाने वाला यौगिक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर जो बनाता है वह अल्कोहल है। ठीक है दोस्तों, अल्कोहल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अल्कोहल। अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि एथेनॉल को निम्नलिखित में से किस ऑक्सीकारक के साथ गर्म करके एथेनोइक अम्ल बनाया जाता है। तो दोस्तों KMnO4 और K2Cr2O7। ठीक है, दोनों की उपस्थिति में AC नंबर का ऑप्शन ए बी दोनों हो जाएगा। दोनों की उपस्थिति में जो है गर्म करके क्या किया जाता है, एथेनोइक अम्ल बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि एथिन को CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ अभिकृत किया जाता है, कौन सा यौगिक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब CCl4 को Br2 की उपस्थिति में अभिकृत किया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपको बनेगा 1,2-डाइब्रोमोएथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 1,2-डाइब्रोमोएथेन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि IUPAC प्रणाली में एसिटिलीन श्रेणी के यौगिकों का नामांकन करते समय संगत वाले एल्केन के नाम से N अनुलग्न हटाकर जोड़ा जाता है। तो दोस्तों N अनुलग्न जब हटाएंगे तो उसमें आइन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वह आइन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का संकेत है आइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइन। चलिए इसका सही आंसर आइन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि एक कार्बनिक यौगिक A की अभिक्रिया NaCO3 के संतृप्त जलीय घोल विलयन से कराने पर
फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त होती है, निम्न में से ए कौन सा यौगिक है? तो दोस्तों यहाँ पर ए जो है यह यहाँ पर एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर रुझान डालते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? कहता है निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? तो दोस्तों यहाँ पर एथीन और एथाइन, ठीक है, यहाँ पर देखिए कहता है कि मेथिल अल्कोहल और डाईमेथिल ईथर, ठीक है, एथिल अल्कोहल और डाईएथिल ईथर, ठीक है, और एसीटोन और एसिटिल्डिहाइड, एथीन और एथाइन। दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि एथिल अल्कोहल और डाईमेथिल ईथर जो है यह समावयवी है, ठीक है, समावयवी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 105 का जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 105 का बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि कार्बनिक यौगिकों, कहता है कार्बनिक यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन से गुण पाए जाते हैं? ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों में कौन से गुण पाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है ये रंगहीन एवं गंधहीन होते हैं, ये समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं, इसके क्वथनांक एवं दर्वनांक निम्न होते हैं। तो कहता है कौन सा गुण पाए जाते हैं? तो इसके क्वथनांक एवं दर्वनांक जो होते हैं यह निम्न होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसके क्वथनांक और दर्वनांक जो होते हैं वो निम्न होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि कार्बन एक अनूठा परमाणु है, ठीक है, कार्बन जो है एक अनूठा परमाणु है, इसका क्या कारण है? कार्बन अन्य दूसरे कार्बन से जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखते हैं, कार्बन के यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है, जंतु एवं वनस्पति जगत में उपस्थित यौगिक मुख्यतः कार्बन के बने होते हैं, उपयुक्त सभी, ठीक है, तो इसमें सभी कारण जो है कार्बन के लिए उपयुक्त है दोस्तों, तो यह क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सही, सभी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 50+ क्वेश्चंस जो है सो डिस्कस किया और बहुत ही इजी वे में आपको आप तक पहुंचाया दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों के लिए लाया था 50 क्वेश्चंस इसी चैप्टर से, तो मिला करके हो गया 100+ क्वेश्चंस हो गया दोस्तों, जो कि आपको कार्बन और तथा इसके यौगिक चैप्टर से है। तो अब उम्मीद है कि आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, जय हिंद।